नमस्कार। हम भारी बलों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम हिमनद के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ धरातल पे बनती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं जो हिम क्षेत्र है हमारे पृथ्वी के धरातल पर, वो कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है और उनमें भी मुख्य रूप से अगर अब हम बात करते हैं उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की, और मध्य में हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, अपने चिली, नॉर्वे आदि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन हिम क्षेत्रों में हमें हिम के द्वारा या हिमानी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बनती हैं। क्योंकि हम जब हिमनद की बात करते हैं तो हिमनद सरिता या नदी जैसे होते हैं, अपने ढाल के अनुसार गुरुत्वबल के कारण नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, लेकिन इनकी जो गति होती है वो बहुत मंद होती है। साथ साथ जो हिमनद के जो समूह होते हैं वो नीचे की ओर गुरुत्वबल के कारण खिसकते हैं, जिसको हम हिमनद का नाम देते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विचित्र स्थलाकृतियाँ हिमनद के द्वारा निर्मित होती हैं। जब हम हिम क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर हिमरेखा होती है, जिसके ऊपर हमेशा पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उसको हम हिमरेखा का नाम देते हैं। जो निचली सीमा होती है उसको हम हिमरेखा का नाम देते हैं। और ये जो पृथ्वी पर जितने भी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर जो हिमरेखा होती है उसकी जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। जैसे हम दक्षिण ग्रीनलैंड और दक्षिणी चिली की बात करते हैं, यहाँ पर 666 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। अगर हम ध्रुवों के आसपास की बात करते हैं तो सागर तल के बराबर हिमरेखा की ऊंचाई पाई जाती है। दक्षिण नॉर्वे, दक्षिण अलास्का की बात करते हैं तो 1660 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा मिलती है। आल्प्स पर्वत की बात करते हैं तो लगभग 3000 मीटर पर हिमरेखा मिलती है। हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ 4300 मीटर से 5300 मीटर की ऊंचाई तक हिमरेखा यहाँ मिलती है। भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं तो यहाँ लगभग 6000 मीटर पर हिमरेखा मिलती है। ये जो हिम क्षेत्र अपन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ओशनिया महाद्वीप जिसको हम बोलते हैं, इसको छोड़कर लगभग सभी महाद्वीप में स्थायी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। और इनमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका दो विस्तृत हिम क्षेत्र हैं जो लगभग 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। और लगभग यहाँ हिम की जो मोटाई है 2438 मीटर की हिम मोटाई यहाँ मिलती है। महत्वपूर्ण हिम क्षेत्र हैं, यहाँ स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में विशेष प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। जो हिम क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हिमनद की अगर हम बात करते हैं तो हिमनद में जैसे हिम टोपी, महाद्वीपीय हिमनद, घाटी हिमनद और द्वीपीय हिमनद। हिम टोपी हम उस क्षेत्र को बोलेंगे जहाँ पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, और वो जैसे ही घाटी के सहारे वो हिम नीचे की ओर उतरती है तो उस
उसको हम घाटी हिमनद का नाम देते हैं। गुरुत्व के कारण वो नीचे की ओर प्रभावित होती है। महाद्वीपीय हिमनद की अगर बात करते हैं तो विस्तृत क्षेत्र में अगर हिम क्षेत्र पाए जाते हैं तो वहाँ उसको हम महाद्वीपीय हिमनद का नाम देते हैं। द्विपदीय हिमनद की अगर हम बात करते हैं तो घाटी हिमनद, कई घाटी हिमनद एक साथ नीचे उतरकर आपस में मिल जाते हैं, उसको हम द्विपदीय हिमनद का नाम देते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे हिमनद में जो गति होती है वो बहुत मंद गति होती है, और इस मंद गति हिमनद की जो गति होती है उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जैसे हिम की मोटाई है, तापमान है, उपस्थित बोझ है, ढाल है और तल की जो स्थलाकृति पाई जाती है, वो मुख्य रूप से जो हिमनद होते हैं उनकी गति को प्रभावित करते हैं। अगर हिम की मोटाई अगर ज़्यादा होती है और ढाल ज़्यादा है तो उसकी गति भी आपको तीव्र देखने को मिलती है। तापमान अगर किसी क्षेत्र में किसी समय विशेष में अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर हिम की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है, तापमान बढ़ने से हिम भी पिघल जाती है। उपस्थित अगर बोझ की बात करते हैं तो अगर ज़्यादा हिम नीचे की ओर प्रभावित हो रही है तो उसके साथ उपस्थित जो बोझ होता है, उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ढाल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हिमनद की जो गति है वो तीव्र देखने को मिलती है। तल की जो स्थलाकृति है, अगर चिकनी सतह पर हिमनद प्रभावित हो रहा है तो उसकी गति तीव्र होगी। अगर ऊबड़ खाबड़ होगी तो हिमनद की जो गति होती है वो धीमी होती है, मंद होती है। हिमनद के जो अपर्दन के जो स्वरूप हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से अपघर्षण, सन्निघर्षण और उत्पाटन की क्रिया के द्वारा, अपर्दन की क्रिया हिमनदों के द्वारा होती है। अपघर्षण की बात करते हैं तो हिम में उपस्थित जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो पार्श्ववर्ती भाग या तलहटी को अपर्दित करते हैं, इसको हम अपघर्षण का नाम देते हैं। सन्निघर्षण, आपस में जो उपस्थित बोझ होता है हिमनद में वो आपस में जब टकराता है, टूटता है तो उसको हम सन्निघर्षण का नाम देते हैं। उत्पाटन की अगर हम बात करते हैं तो उत्पाटन हिमनद के साथ जो चलने वाले जो कंकड़ पत्थर, जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो उखाड़ते हैं उसको, अपनी सतह को, या पार्श्ववर्ती जो क्षेत्र होता है जहाँ वो संपर्क में आता है तो उसको उत्पाटन की क्रिया का नाम हम देते हैं। तो तीन प्रकार से हिमानी के द्वारा अपर्दन की क्रिया संपादित होती है। इनके स्थल रूप की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर, तौर, अरेत या तीक्ष्ण कटन, हॉर, गिरिश्रम, नुनाटक, श्रमपूछ, क्रॉस मुटान और दैत्याकार सोपान। क्योंकि हिमनद घाटी से प्रभावित होता है तो यू आकार की घाटी का हिमनद के द्वारा निर्माण होता है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस यू आकार की घाटी का जो निर्माण हुआ है वो बहते हुए जल के कारण हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यू आकार की जो घाटी होती है हिमानी का भी उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है और हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। लटकती घाटी की अगर बात करते हैं तो चूंकि विभिन्न क्षेत्र से ये जो घाटी हिमनद है जब ये नीचे उतरते हैं और मुख्य घाटी में मिलते हैं, मुख्य हिमनद में मिलते हैं, तो ये जो स्थलाकृति है वो हमें लटकती हुई प्रतीक होती है, बर्फ लटकती हुई प्रतीक होती है, इसको हम लटकती घाटी का नाम देते हैं। सर्प की अगर हम बात करते हैं तो सर्प एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसको हम आरामदायक कुर्सी का भी नाम देते हैं, और वो सर्प की जो स्थलाकृति है वो स्थलाकृति इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो इसको सर्प नाम देते हैं, सर्प का नाम देते हैं। ये जो क्षेत्र होता है
क्योंकि अपरदन के द्वारा यहाँ कटाव होता है और एक कुंड के रूप में यहाँ स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम स्रक कुंड का नाम देते हैं। क्योंकि जो सर्प होता है वो इसकी बेसिन में अगर बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं और पिघलने के बाद में उसमें झील का निर्माण होता है। जैसे ये जो स्थलाकृति है ये बड़ी होती है और जैसे ही बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर झील का निर्माण होता है, जिसको हम टॉर्न का नाम देते हैं या सर्प झील का नाम देते हैं। अरेत या तीक्ष्ण कटक दो सर्प जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम अरेत या तीक्ष्ण कटक, इसका जो शीर्ष भाग होगा वो काफी नुकीला होता है और यहां पर ये कंघी के समान जो स्थलाकृति है उसका निर्माण होता है, जिसके कारण इसको हम अरेत या तीक्ष्ण कटक का नाम देते हैं। हॉर्न और ग्रीष्म की अगर बात करते हैं तो पार्श्ववर्ती भाग में अनेक जो सर्प बनते हैं, जैसे जैसे वो पीछे खिसकते हैं और आपस में मिलते हैं तो जो स्थलाकृति बनती है उसको हम हॉर्न नाम देते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति हिमालय क्षेत्र में बनती है तो इसको हम हॉर्न या ग्रीष्म का नाम देते हैं। कई सर्प पार्श्ववर्ती भागों में आकर मिलती है। नुनाटक की अगर बात करते हैं तो नुनाटक एक ऐसी स्थलाकृति है जो हिम क्षेत्र के बीच में पाई जाती है। टीले के समान ये स्थलाकृति होती है और बर्फीले क्षेत्र में ये एक द्वीप के समान ये स्थलाकृति लगती है। स्रग और पूंछ की अगर बात करते हैं तो स्रग और पूंछ की जो स्थलाकृति है वो देखने में अपने को सींग और पूंछ जैसी स्थलाकृति दिखाई देती है और यहां से जो हिमनद है वो नीचे उतरता है। तो सरग और पूंछ की स्थलाकृति बनती है। रोसमुटान की अगर बात करते हैं, भेड़ पीठ शिला, तो दूर से अपने को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई भेड़ बैठी है। तो ये स्थलाकृति भी इस तरह से इस स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम रोसमुटाने या भेड़ पीठ सेल का नाम देते हैं। दैत्याकार सोपान की अगर बात करते हैं तो स्थायी जो हिम क्षेत्र होते हैं वहां पर दैत्याकार सोपान जैसी स्थलाकृति देखने को मिलती है और जो बड़ी बड़ी जो सीढ़ियां होती हैं उसके समान ये स्थलाकृति बनती है। सोपान जैसी स्थलाकृति और बीच में इनकी तलहटी पर गहरी झील बनती है। पानी सूखने के बाद हिम पिघलने के बाद में ये जो क्षेत्र होता है ये झील में बदल जाता है, जिसको हम पैटर्नोस्टर का नाम देते हैं। पैटर्नोस्टर झील का नाम देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं ये हिमानी या हिमनद के द्वारा हिम क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। अपरदन के फलस्वरूप ये स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। अब हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की अगर बात करते हैं, क्योंकि जो हिमनद होते हैं उनकी गति बहुत मंद होती है। अवरोध आने पर वो जो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उपस्थित बोझ होता है, उसका जमाव करते हैं और विभिन्न प्रकार के जमाव यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे एस्कर की बात करते हैं तो एक सीधी रेखा के समान इन पदार्थों का जमाव होता है। जब ये माला के रूप में इनका जमाव होता है तो इसको मालाकार एस्कर का नाम देते हैं। मालाकार एस्कर का नाम देते हैं। कैम एक स्थलाकृति होती है जो कि बीच में उठी हुई या गुंदाकार स्थलाकृति होती है और पदार्थों का जमाव
या होता है जिसको हम कैम का नाम देते हैं। कैटिल और हमोक, क्योंकि कैम की हम बात कर रहे थे, उभरे हुए भाग होते हैं, और कैटिल की अगर बात करते हैं तो गर्त के रूप में होते हैं। इनके मध्य जो छोटे छोटे जो टीले होते हैं गर्त के मध्य या कैटिल के मध्य, तो यहां पर इन स्थलाकृतियों को हम हमोक नाम देते हैं। कैम तो उठी हुई स्थलाकृति होती है और कैटिल होती है गर्त के रूप में, और वहां पर विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के टीले मौजूद होते हैं जिसको हम हमोक का नाम देते हैं। हिमनद अवक्षेप के मैदान ये विस्तृत रूप से जहां बड़े बड़े स्थायी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर इस तरह के अवक्षेप के जो मैदान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, चाहे वो अपर्दनात्मक हो या निक्षेपात्मक, विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां हैं जो कि हिमालय क्षेत्र में या हिम क्षेत्र में हिमनद के द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धन्यवाद।